नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है समास का एक भेद, अव्ययी भाव समास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे इस चैनल से स्कूल और कॉलेज के तमाम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मेरे इस छोटे से प्रयास की सार्थकता इसी में है कि इससे अधिक लोगों को लाभ हो। आप में से कुछ लोगों ने मुझे संदेश देकर कहा था कि समास समझने में कठिनाई होती है। पिछले सप्ताह से हमने समास का पाठ आरंभ किया है। समास का परिचय हमने पिछले सप्ताह प्राप्त किया। आज हम समास के पहले भेद, अव्ययी भाव समास की बात करेंगे और इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास समझने के लिए अव्यय, क्रिया विशेषण, संज्ञा और विशेषण का पूर्व ज्ञान आवश्यक होता है। आप इन पाठों को मेरे चैनल पर पुनः देख लें। तो आइए जानें अव्ययी भाव समास क्या है। पिछले हफ्ते हमने समास का परिचय प्राप्त किया और जाना कि समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और हमने पिछले पाठ में यह भी जाना कि इन सभी समासों के भेद का मुख्य आधार क्या है। तो आज से हम इन भेदों को बारी बारी से जानेंगे। आज हम बात करेंगे समास के पहले भेद, अव्ययी भाव समास की। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, प्रतिदिन, भरसक आदि। और इसी बात को वासुदेव नंदन प्रसाद कुछ इस तरह कहते हैं: अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए। पिछले पाठ में आपने यह तो जाना कि समास में 2 या उससे अधिक शब्दों का समास होता है, यानी कि योग होता है। तो यदि 2 शब्दों का योग है तो उस समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समस्त पद अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो विद्यार्थियों, समास के इस भेद, अव्ययी भाव समास को समझने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपको क्रिया विशेषण का पूर्व ज्ञान हो। निश्चित रूप से आपने पहले के वीडियोस, जहां मैंने क्रिया विशेषण अव्यय की बात की है, अवश्य देखे होंगे। यदि आवश्यकता लगती है तो उस वीडियो को एक बार पुनः देख लें। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करें। और आपने देखा कि इसकी पहचान अथवा लक्षण दोनों विद्वानों की परिभाषाओं में ही निहित है। दोनों विद्वानों ने यही बात कही है कि प्रथम पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द
और उसमें भी क्रिया विशेषण, जो कि अव्यय का एक भेद है। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो अव्ययी भाव समास पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी आइए देखते हैं इसके लक्षणों को कि इसकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद यानी कि जिन दो पदों के योग से समस्त पद बना है, उन दो पदों में से विग्रह करके देखें, पहला पद प्रधान होगा। तो जहां पहला पद प्रधान है और दूसरा लक्षण है समस्त पद क्रिया विशेषण है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में अव्ययी भाव समास का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा अथवा विशेषण रहता है। जैसे यथास्थान, यथा और स्थान दो शब्द हैं इसमें। यथा शक्ति, अब यहां पर भी देखिए, यथा अव्यय है, शक्ति संज्ञा है। प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन संज्ञा है। तो संस्कृत के जितने भी शब्द हिंदी में विशेष रूप से अव्ययी भाव समास जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनके लक्षण भी याद रखिए यही होंगे। तो संस्कृत में अव्ययी भाव समास का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा अथवा विशेषण रहता है। यह हमने जाना। और क्या लक्षण है अव्ययी भाव समास का? तो आइए देखते हैं। जिन समासों में यथा, जिसका अर्थ होता है अनुसार, जैसे अभी हमने देखा यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा स्थान, स्थान के अनुसार। तो यथा और आ मतलब तक, आ जन्म, आमरण, और प्रति, प्रति यानी प्रत्येक, यावत यानी तक, वि यानी बिना। जहां पर जिन समासों में ये अव्यय पहले आते हैं, ऐसे संस्कृत अव्ययी भाव समास हिंदी में बहुधा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये हमने जाना है कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है और संस्कृत के तमाम शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास के संबंध में भी वही बात लागू होती है। यहां भी जिन शब्दों की अभी मैंने चर्चा की, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यथा, आ, प्रति, यावत, वि। जिन अव्ययी भाव समास में ये शब्द पहले आते हैं, ऐसे संस्कृत के अव्ययी भाव समास हिंदी में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यथाविधि, व्यर्थ, वि अर्थ, व्यर्थ, यथाक्रम, यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म,
आमरण, यावत जीवन, जब तक जीवन है, यावत जीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिमान। तो ये सभी संस्कृत के अव्ययी भाव समास हैं जो हिंदी में भी बहुधा प्रयोग किए जाते हैं। आइए कुछ और लक्षणों को देखते हैं। अक्षी मतलब होता है नेत्र। अक्षी शब्द जब अव्ययी भाव समास के अंत में जुड़ता है, आता है, तब वह अक्ष हो जाता है। जैसे प्रति के साथ जब अक्षी जुड़ेगा तो शब्द बनेगा प्रत्यक्ष, अर्थात आंख के आगे, समक्ष, आंख के सामने, परोक्ष, आंख के पीछे। तो इसे भी हमें याद रखना है कि अक्षी शब्द जब अव्ययी भाव समास में दूसरे पद के रूप में आता है तब वह अक्ष हो जाता है। अगला लक्षण देखते हैं। जो अव्ययी भाव समास हिंदी में प्रचलित हैं वे 3 प्रकार के हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी ने अपने संपर्क में आने वाली कई भाषाओं से शब्द लिए हैं। उसी प्रकार कुछ सामासिक शब्द भी लिए हैं। तो किन किन भाषाओं से हिंदी में अव्ययी भाव समास आए हैं देखते हैं। हिंदी के अपने शब्द भी हैं, जैसे निडर, निधड़क, भर पेट, भर दौड़, अनजाने आदि। विद्यार्थियों, आप इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। इनका प्रयोग क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में होता है, जैसा कि हमने इस पाठ के आरंभ में ही आपको बताया। तो ये सारे के सारे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। और हिंदी में उर्दू अर्थात फारसी अथवा अरबी से भी क्रिया विशेषण शब्द आए हैं, जैसे हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, बखूबी, नाहक। और भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से भी हिंदी के कुछ अव्ययी भाव समास बने हैं, जैसे हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, हर समय, हर दिन, बेकाम, बेखटके इत्यादि शब्द यदि आप देखें तो इनमें जो उपसर्ग लगा है वह उर्दू अथवा फारसी का है। बेखटके, बेकाम। और जो बाद का शब्द है, दूसरा पद है इन अव्ययी भाव समासों का, वह हिंदी के अपने शब्द हैं। तो इस प्रकार हिंदी में उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत तथा अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द भी अव्ययी भाव समास के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब यह आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अव्ययी भाव समास यानी कि क्रिया विशेषण, जो समस्त पद क्रिया विशेषण हो जाता है और उसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद यानी जैसे बेकाम, तो काम का नहीं,
बिना काम का। इसमें क्या प्रधान है? बिना, बिना काम का। या हर दिन, हर दिन यानी प्रत्येक दिन, हर रोज। या आप देखें निडर, अब यहां पर डर प्रधान नहीं है, डर का न होना प्रधान है, निडरता, निडर। या भर पेट, पेट प्रधान नहीं है, भर पेट, पेट भरकर। तो आप देखें ऐसे शब्द जिनमें प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण होते हैं, वे अव्ययी भाव समास होते हैं। और कुछ लक्षण देखते हैं अव्ययी भाव समास के। संस्कृत के प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि अव्ययी भाव समास के अर्थ वाले शब्द प्रायः हिंदी में अगली संज्ञा की द्विरुक्ति करके बनते हैं। द्विरुक्ति यानी दोहराकर। अगली संज्ञा, जैसा कि अभी हमने बात की, अव्ययी भाव समास के जो दो पद होते हैं उनमें पहला पद प्रायः अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तो दूसरी संज्ञा अर्थात दूसरा पद जो संज्ञा है, हिंदी के जो अपने अव्ययी भाव समास हैं इस प्रकार के अर्थ वाले, जैसे संस्कृत के प्रतिदिन, प्रतिवर्ष हैं, वहां पर संज्ञाओं की द्विरुक्ति करके अव्ययी भाव समास बनाए जाते हैं। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, घर घर इत्यादि। अब आप यह भी देख पा रहे हैं कि इन शब्दों में जो प्रथम पद है उसका स्वरूप विकृत हो रहा है, अर्थात उसमें थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। संज्ञा तो वही है। अब आप देखिए, जब हम संज्ञा वाला पाठ पढ़ रहे थे तो वहां हमने इस बात की चर्चा की थी कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है और संज्ञा का वह जो लक्षण है विकारी होना, वो यहां पर भी लागू हो रहा है, यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। जब दिन और दिन मिल रहे हैं तो दिनों दिन शब्द बन रहा है। इस अव्ययी भाव समास का जो पहला पद है वो विकृत हो रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, यानी संज्ञाओं के दो बार प्रयोग करने से भी अव्ययी भाव समास बनते हैं और जिनका प्रयोग हमारी भाषा में, हमारे वाक्यों में क्रिया विशेषण के रूप में होता है। याद रखिए इसको। और कभी कभी द्विरुक्ति जो होती है ये जिन शब्दों में, उनके बीच में आ, ही अथवा आ शब्द जुड़ जाता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे मन ही मन, आप ही आप, एकाएक। अब आप देखिए, मन ही मन बीच में जुड़ गया है ही। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया, या आप ही आप कहे जा रहे हैं, या एकाएक हवा तेज चलने लगी। एक आ जुड़ा, एक, एकाएक। तो इस तरह से द्विरुक्ति जहां होती है संज्ञा शब्दों की, वहां पर ये कुछ आ, ही, आ जैसे
शब्द बीच में जुड़ते हैं और संज्ञाओं के समान अव्ययों की द्विरुक्ति से भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे संज्ञा की द्विरुक्ति हुई, 2 बार प्रयोग हुआ, पहला पद भी वही शब्द है और दूसरा पद भी वही शब्द है, दिनों दिन, हाथों हाथ। वैसे ही अव्ययों की भी द्विरुक्ति होती है, बीचों बीच, पहले पहल। और आप देखिए यहां एक नई बात हो रही है, नई घटना घटित हो रही है। भले ही ये शब्द जो दोहराए जा रहे हैं, जिनका 2 बार प्रयोग हो रहा है, वो अव्यय हैं, लेकिन जब इनकी द्विरुक्ति हो रही है तब इनमें विकृति आ रही है। बीचों बीच, बीच बीच यानी बीचों बीच, बिल्कुल बीच में। पहले पहल, सबसे पहले, तो पहले पहल, बराबर, धीरे धीरे। हमने देखा था पिछले पाठ में और हमने ये बात भी की थी कि जहां कोई बड़ा शब्द होता है जिसका समस्त पद बनता है, जब 2 शब्द जुड़ते हैं तो कई बार उनका समस्त पद जब बनता है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि हम यहां देख पा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, धीरे धीरे, बीच में योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार अव्यय शब्दों की द्विरुक्ति से भी अव्ययी भाव समास बनते हैं। तो हमने जाना कि जो समास है अव्ययी भाव, वह क्रिया विशेषण होता है, उसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होता है। कई बार यह समास संज्ञाओं की द्विरुक्ति से बनता है, कभी कभी अव्यय शब्दों की द्विरुक्ति से भी बनता है। और हिंदी में 3 प्रकार के मुख्य रूप से अव्ययी भाव समास पाए जाते हैं। एक तो वह हैं जो हिंदी के अपने समास हैं, दूसरे वह हैं जो उर्दू, फारसी अथवा अरबी से आए हैं, और तीसरे वह हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने हैं, मेल से बने हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन 2 पुस्तकों का आधार ग्रहण किया, उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। मैं आप दोनों को धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको अव्ययी भाव समास समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।